उत्तरी अमेरिका के ऊपर फैला एक ऐसा देश जहां जंगल हैं, पहाड़ हैं, झीलें हैं, बर्फीली धरती है और तीन अलग-अलग महासागरों को छूती लंबी तटरेखा है। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसकी असली ताकत इसका आकार नहीं, बल्कि ये है कि एक ही सीमा के अंदर कितनी अलग-अलग दुनियाएं बसती हैं। अगले कुछ मिनटों में यहाँ की झीलें, शहर, लोग, ठंडी हवाएं और दूर उत्तर का वो आसमान सामने आएगा जो कनाडा को सचमुच यादगार बनाता है। और अगर आप बीच में चले गए तो आप उस हिस्से को मिस कर देंगे जो कनाडा के बारे में आपकी पूरी सोच बदल देता है। दुनिया डिकोडेड में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि कनाडा की ये कहानी सिर्फ खूबसूरती की नहीं, एहसास की भी है। कनाडा अटलांटिक महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक फैला है और फिर उससे भी ऊपर आर्कटिक तक पहुंच जाता है। 10 प्रांत और 3 क्षेत्र मिलकर इस देश को बनाते हैं। जमीन इतनी ज्यादा है कि कई बार नक्शे पर देखकर भी उसका असली पैमाना समझ नहीं आता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी विशाल जगह में आबादी बहुत कम है और ज्यादातर लोग दक्षिणी हिस्से में अमेरिका की सीमा के करीब रहते हैं। यही कनाडा का पहला असर बनता है। ये देश भरा हुआ नहीं लगता, खुला हुआ लगता है। जैसे इंसान यहां रहता तो है, लेकिन नियम अब भी प्रकृति ही तय करती है। सुबह का समय हो और एल्बर्टा के लेक लुइस के किनारे खड़े हों तो पानी इतना साफ और इतना फिरोजी दिखता है कि वो असली से ज्यादा किसी सपने जैसा लगता है। सामने नुकीले पहाड़ खड़े हैं, हवा में ठंड है और झील की सतह पर उनका प्रतिबिंब ऐसा पड़ता है जैसे किसी ने चित्र बनाकर रख दिया हो। फिर नजर घुमाइए सस्कैचेवान की प्रेरीज की तरफ, जहां धरती सपाट है, खेत दूर तक फैले हैं और क्षितिज का कोई अंत नहीं दिखता। और फिर चले जाइए न्यूफाउंडलैंड के किनारों तक, जहां अटलांटिक की लहरें चट्टानों से टकराती हैं और समुद्र का रंग हर घंटे बदलता हुआ लगता है। एक ही देश, लेकिन हर मोड़ पर अलग चेहरा। लेकिन कनाडा की असली खूबसूरती अभी शुरू ही हुई है। कनाडा को मशहूर बनाने में इसकी प्राकृतिक जगहों का बहुत बड़ा हाथ है। बैनफ और ज़ेस्पर राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि ऐसे इलाके हैं जहां पहुंचकर इंसान छोटा महसूस करने लगता है। बैनफ राष्ट्रीय उद्यान 1885 में बना था और ये दुनिया के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में गिना जाता है। यहाँ की सड़कें, खासकर आइस फील्ड्स पार्कवे, ग्लेशियरों, पाइन के जंगलों, झरनों और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच से गुजरती हैं। गाड़ी की खिड़की के बाहर जो दिखता है वो कई बार इतना भव्य होता है कि शब्द पीछे छूट जाते हैं। मोरीन लेक और लेक लुइस का नीला रंग कोई जादू नहीं, बल्कि ग्लेशियरों से आई बारीक चट्टानी धूल की वजह से है, जो पानी में तैरती रहती है और रोशनी को अलग तरह से लौटाती है। कनाडा में खूबसूरती सिर्फ सुंदर नहीं, वैज्ञानिक भी है। पूर्व की तरफ जाएं तो नायग्रा फॉल्स है, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली प्राकृतिक जगहों में से एक है। वहां पानी सिर्फ गिरता नहीं, गरजता है। धुंध उठती है, हवा गीली हो जाती है और कुछ ही पलों में समझ आ जाता है कि क्यों लोग बार बार यहां लौटते हैं। नोवा स्कोटिया का कैबोट ट्रेल एक अलग ही दुनिया दिखाता है। सड़क समुद्र के किनारे किनारे घूमती है, पहाड़ों से होकर गुजरती है और हर मोड़ पर दृश्य बदल जाता है। कहीं बादल समुद्र के ऊपर झुक रहे हैं, कहीं सूरज की रोशनी लहरों को चांदी जैसी बना रही है। और फिर यहाँ का वन्य जीवन। मैनिटोबा के चर्चिल में सर्दियों के मौसम में ध्रुवीय भालू बर्फीली जमीन पर चलते दिखाई देते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया के तटों पर व्हेलें समुद्र को चीरती हुई ऊपर आती हैं। जंगलों में मूस हैं, भालू हैं और ऐसी खामोशी है जिसमें दूर बहते पानी की आवाज भी साफ सुनाई देती है। कनाडा की प्रकृति आपको सिर्फ देखने के लिए नहीं बुलाती, वो आपको अपने बीच चुपचाप खड़े रहने के लिए बुलाती है। अगर ये जगहें आपको अभी से अपनी तरफ खींच रही हैं, तो इस पल एक लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि कनाडा की इंसानी कहानी इसकी झीलों जितनी ही गहरी है। और फिर आता है वो हिस्सा जहां कनाडा सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि बहुत गहरा भी लगने लगता है। आज का आधुनिक कनाडा समझने के लिए उस कहानी तक जाना जरूरी है
जो यूरोपीय जहाज़ों के आने से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। इस धरती पर हजारों सालों से फर्स्ट नेशंस, इनुइट और मेटिस समुदाय रहते आए हैं। उनकी अपनी भाषाएं थीं, अपने व्यापार के रास्ते थे, अपनी आध्यात्मिक परंपराएं थीं और प्रकृति से रिश्ता ऐसा था जो सिर्फ उपयोग का नहीं, सम्मान का था। फिर फ्रांसीसी आए, खासकर क्यूबेक के इलाकों में बसावट हुई। उसके बाद ब्रिटिश प्रभाव बढ़ा। यही वजह है कि आज कनाडा के भीतर अंग्रेजी और फ्रांसीसी विरासत दोनों मौजूद हैं। क्यूबेक सिटी की पुरानी गलियों में चलते हुए अचानक उत्तरी अमेरिका नहीं, यूरोप जैसा एहसास होता है। पत्थर की इमारतें, फ्रांसीसी नामों वाले कैफे और सड़कों पर इतिहास की धीमी परत। लेकिन इस शांत और सधे हुए देश की बुनियाद में उपनिवेशवाद का दर्द भी है। जमीनें छिनी गईं, संस्कृतियां दबाई गईं और कई समुदायों को गहरी चोट पहुंची। आज कनाडा में मेल मिलाप और सच्चाई को स्वीकार करने की कोशिशें चल रही हैं। ये सफर पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये मानना जरूरी है कि आधुनिक कनाडा की चमक के नीचे एक पुरानी, कठिन और सच्ची कहानी भी है। 1867 में कनाडा एक परिसंघ के रूप में बना। ये तारीख सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसे देश की शुरुआत थी जो समय के साथ अपनी पहचान बनाता गया। ये बात भारत और पाकिस्तान के दर्शकों को भी बहुत करीब लग सकती है, क्योंकि हम अच्छी तरह समझते हैं कि भाषा, इतिहास और साम्राज्य किसी भी देश की आत्मा को कितनी गहराई से आकार देते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कनाडा सिर्फ शांत जंगलों और पुरानी इमारतों का देश है, तो उसके शहर आपकी सोच बदल देंगे। कनाडा के शहर उसकी आधुनिक धड़कन है। टोरंटो इस धड़कन का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये दुनिया के सबसे बहुसांस्कृतिक शहरों में गिना जाता है। यहाँ चलते हुए कुछ ही मिनटों में अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, हिंदी, अरबी, मैंdarin और फ्रांसीसी सुनाई दे सकती हैं। यह प्रवास ने पहचान मिटाई नहीं, पहचानें जोड़ दी हैं। ग्रेटर टोरंटो के इलाकों में जैसे ब्रैम्पटन और मिसिसॉगा, दक्षिण एशियाई जीवन सिर्फ मौजूद नहीं, बहुत जीवंत है। एक सड़क पर गुरुद्वारा है, बगल में शावरमा की दुकान, थोड़ी दूर कैरेबियाई बेकरी और फिर एक किराने की दुकान, जहां मसाले, मठरी, चाय पत्ती, अचार, मिठाई सब वैसा ही मिलता है जैसा घर की याद में चाहिए होता है। कई परिवारों के लिए कनाडा पहली बार किसी ऊंची इमारत से नहीं, बल्कि ऐसे छोटे पलों से अपना लगता है, जब सुपरमार्केट में अपनी भाषा सुनाई देती है, जब बच्चों के स्कूल में अलग-अलग देशों के दोस्त होते हैं, जब ठंड के बीच भी खाने में घर की महक बनी रहती है। वैंकूवर बिल्कुल अलग है। एक तरफ समुद्र, दूसरी तरफ पहाड़। शहर आधुनिक है, चमकदार है, लेकिन उसके चारों ओर प्रकृति ऐसे खड़ी रहती है जैसे याद दिला रही हो कि असली मालिक अब भी वही है। मॉन्ट्रियल में फ्रांसीसी असर गहरा है। कला, संगीत, कैफे संस्कृति, पुरानी और नई दुनिया का मेल। ये शहर कनाडा को एक और रंग देता है। ओटावा राजधानी है, जहां देश की राजनीति और संस्थाएं बैठती हैं। कैलगरी और एडमंटन पश्चिमी कनाडा की ऊर्जा, उद्योग और खुलेपन को दिखाते हैं। बहुत से भारतीय और पाकिस्तानी परिवारों के लिए कनाडा कोई दूर की चीज नहीं है। ये पहले से ही पारिवारिक बातचीत का हिस्सा है। किसी का भाई टोरंटो में है, किसी की बहन सैरी में पढ़ रही है, किसी के चाचा कैलगरी में काम करते हैं। कनाडा कई घरों में एक सपना नहीं, एक चलती हुई कहानी है। अगर ये हिस्सा आपको अपना सा लग रहा है, तो नीचे जरूर बताइए कि कनाडा का कौन सा शहर आपको सबसे ज्यादा करीब महसूस होता है। कई लोगों के लिए ये सिर्फ नक्शे की जगह नहीं, परिवार की अगली मंजिल है। और अब वो हिस्सा जो कनाडा को सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक पूरा अनुभव बना देता है। कनाडा की रोजमर्रा की जिंदगी को समझना हो तो मौसम को समझना पड़ेगा। यहाँ सर्दी सिर्फ एक ऋतु नहीं, जीवन की शैली है। दक्षिण एशिया से आने वाले किसी नए इंसान के लिए पहली बर्फ अक्सर जादू जैसी लगती है। खिड़की के बाहर सब सफेद, पेड़ों पर बर्फ, बच्चों के चेहरे पर खुशी। लेकिन 5 मिनट बाद असली कनाडा शुरू होता है। कई परतों वाले कपड़े, फिसलन भरी सड़कें, जल्दी ढलती शाम, जमी हुई सांस और वो ठंड जो दस्तानों के भीतर भी उंगलियों तक पहुंच जाती है। फिर भी यही सर्दी इस देश की पहचान भी बनाती है। जमी हुई झीलें स्केटिंग रिंक बन जाती हैं। पड़ोस में बच्चे हॉकी खेलते हैं। बहुतों के लिए आइस हॉकी सिर्फ खेल नहीं, भावना है।
अगर दक्षिण एशिया से आए लोग क्रिकेट के साथ बड़े होते हैं तो कनाडा में हॉकी वही जगह रखती है। टीम, गर्व, बहस, यादें और बचपन का हिस्सा। खाने में भी कनाडा अपने मौसम और इतिहास का असर दिखाता है। पुटीन, फ्रेंच फ्राइज, ग्रेवी और चीज कर्ड्स का मेल सादा लग सकता है, लेकिन ठंडे दिन में ये बहुत लोगों का सुकून देने वाला खाना है। मेपल सिरप तो लगभग राष्ट्रीय पहचान बन चुका है। बटर टार्ट्स, ननाइमो बार, अटलांटिक प्रांतों का समुद्री खाना, क्यूबेक की फ्रांसीसी पकवान परंपरा, सब मिलकर बताते हैं कि कनाडा का स्वाद भी एक नहीं, कई हैं। यहाँ कॉफी संस्कृति बहुत मजबूत है। लोग जल्दी उठते हैं, गर्म कप हाथ में लेकर दिन शुरू करते हैं और व्यक्तिगत दूरी का सम्मान करते हैं। कनाडाई समाज में विनम्रता, कतार में खड़े रहने की आदत, नियमों का पालन और दूसरों की जगह का सम्मान बहुत दिखता है। यही चीज बहुतों को यहाँ सुरक्षित और सधा हुआ जीवन महसूस कराती है। शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था की अच्छी छवि और साफ सुथरे सार्वजनिक स्थान, इन सब ने कनाडा को दुनिया भर में एक आकर्षक जगह बनाया है। लेकिन सच का दूसरा हिस्सा भी है। यहाँ रहना महंगा हो सकता है। बड़े शहरों में घरों की कीमतें बहुत ऊंची हैं। ठंड से लड़ना, अकेलेपन से जूझना और परिवार से दूर रहना कई नए लोगों के लिए आसान नहीं होता। कनाडा वादा करता है, लेकिन परीक्षा भी लेता है। सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी है, क्योंकि कनाडा का सबसे बड़ा सच उसकी पोस्ट कार्ड जैसी खूबसूरती में नहीं, उसके फर्कों में छिपा है। दूर उत्तर की तरफ बढ़ते ही कनाडा फिर बदल जाता है। यूकॉन, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज और नुनावुत वो कनाडा दिखाते हैं जिसे ज्यादातर बाहरी लोग कभी ठीक से देख ही नहीं पाते। यहाँ बस्तियां छोटी हैं, दूरियां बहुत बड़ी हैं और प्रकृति का असर सीधा महसूस होता है। सर्दियों में अंधेरा लंबा हो सकता है, हवा तीखी होती है, बर्फ सिर्फ जमीन पर नहीं, जीवन की चाल में भी होती है। और फिर आता है वो दृश्य जो बहुतों के लिए कनाडा का सबसे यादगार चेहरा बन जाता है, उत्तरी रोशनी। रात का आसमान अचानक हरे रंग में चमकने लगता है। फिर वो रोशनी बहती हुई, मुड़ती हुई, जैसे कोई पर्दा हिल रहा हो। शहर की ऊंची इमारतें आपको प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन जमी हुई धरती के ऊपर हिलता हुआ हरा आसमान आपको भीतर तक बदल सकता है। अगर कनाडा अभी आपको वैसा नहीं लग रहा जैसा पहले लगता था, तो चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि यही आखिरी विचार पूरे देश को एक साथ समझाता है। कनाडा सिर्फ दूर उत्तर की खामोशी नहीं और सिर्फ दक्षिण के शहरों की रौनक भी नहीं, ये दोनों का मेल है। एक तरफ टोरंटो की तेज बहुभाषी जिंदगी है, दूसरी तरफ ऐसे इलाके हैं जहां इंसान कम, आसमान ज्यादा महसूस होता है। एक तरफ वित्त, तकनीक, शिक्षा, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों से चलती मजबूत अर्थव्यवस्था है। दूसरी तरफ महंगा रहन सहन, लंबी दूरी और ऐसे समुदाय भी हैं जहां पहुंचना आसान नहीं। रेल यात्राएं इस पैमाने को समझने का सबसे खूबसूरत तरीका देती हैं। द कैनेडियन जैसी लंबी रेल यात्रा देश की चौड़ाई का एहसास कराती है। रॉकी माउंटेनियर पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए बताती है कि कभी-कभी खिड़की ही सबसे बड़ी कहानीकार होती है। ट्रेन आगे बढ़ती रहती है और बाहर कनाडा अपने चेहरे बदलता रहता है। मैदान, जंगल, नदी, पहाड़, बर्फ, यही कनाडा का असली असर है। यह आपको एक आसान सपना बनकर नहीं मिलता। यह सुंदर है लेकिन मांग करता है। यह व्यवस्थित है लेकिन भीतर से जंगली भी है। यह प्रवासियों का देश है लेकिन आदिवासी जड़ों की सच्चाई के बिना अधूरा है। यह समृद्ध है लेकिन हर किसी के लिए सरल नहीं। यह शांत है लेकिन इसकी खामोशी बहुत गहरी है। शायद इसी वजह से कनाडा लोगों को सिर्फ आकर्षित नहीं करता, उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। जो लोग यहाँ आते हैं उनके लिए ये सिर्फ बेहतर अवसर का नाम नहीं रहता, ये एक ऐसा स्थान बन जाता है जहाँ बच्चों का भविष्य, माता पिता की मेहनत, भाषा की याद, मौसम का झटका और पहचान की तलाश सब एक साथ जुड़ जाते हैं। कनाडा मायने रखता है क्योंकि ये दिखाता है कि एक देश एक ही समय पर आदिवासी भी हो सकता है और प्रवासी भी, आधुनिक भी और अनछुआ भी, अमीर भी और मुश्किलों से भरा भी। शायद इसी वजह से इसे पूरी तरह समझना आसान नहीं। इसे पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है,
लेकिन सच में महसूस तभी किया जा सकता है जब आप उस ठंडी हवा को चेहरे पर लगते हुए महसूस करें, जब पाइन की हल्की खुशबू आए, जब बर्फ पैरों के नीचे चरमराए, जब किसी दूर मोहल्ले में अपनी भाषा सुनाई दे और जब ऊपर आसमान खुद चलने लगे। कनाडा में खूबसूरती किसी एक मशहूर जगह में बंद नहीं है, ये तट से तट तक फैली है। जंगलों में, शहरों में, बर्फीले मैदानों में, झीलों के शांत पानी में और उस उत्तरी आसमान में जो कभी स्थिर नहीं रहता। शायद यही वजह है कि कनाडा को पूरी तरह कैद नहीं किया जा सकता, इसे बस जिया जा सकता है।